Hello everyone, you are welcome at Alka Education Vlogs. I hope you all will be fine. Today I am starting chapter 1 Challenges of Nation Building part 2. In previous part of this chapter, I have discussed with you that in what circumstances India had attained independence, then what challenges of nation building India had to face just after the independence, and किस तरीके से मुस्लिम लीग और मोहम्मद अली जिन्ना ने they had demanded for the partition of India. तो टू से दिस थिंग कि इंडिया का पार्टीशन कर दिया जाए, इट वॉज टू ईजी, बट इस काम को करना जो है इमेजिन करिए कितना डिफिकल्ट था. तो हाउ पार्टीशन ऑफ इंडिया हैड बीन डन, किस तरीके से किया गया, दिस आई विल डिस्कस विद यू इन टुडेज वीडियो. सो व्हाट वाज द प्रोसेस ऑफ पार्टीशन. दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी हैड बीन गिवन टू लॉर्ड माउंटबेटन. को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई. ही वॉज द लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया. बच्चों ये चीज़ आप याद रखेंगे, MCQs में आता है. सो माउंटबेटन वॉज the last governor general of India. So he had prepared one plan of partition. उन्होंने एक पार्टीशन का प्लान बनाया और इस पार्टीशन के प्लान को उन्होंने बना के तैयार किया कब, 3 जून 1947 को. ये डेट आप बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, इस डेट को आप याद रखेंगे, MCQs में आती है ये. 3 जून 1947 को माउंटबेटन प्लान बनाया गया. किस लिए, इंडिया का पार्टीशन कैसे होगा ये डिसाइड करने के लिए. उसके बाद माउंटबेटन ने अपना जो प्लान है इस प्लान को फॉरवर्ड किया ब्रिटिश पार्लियामेंट को. ठीक है, एंड ब्रिटिश पार्लियामेंट ने इसी प्लान को रेटिफाई किया. और किस डेट को रेटिफाई किया है, इट वाज रेटिफाइड ऑन 15 जुलाई 1947 को. इस प्लान को ब्रिटिश पार्लियामेंट ने रेटिफाई किया. ठीक है, अब ये डिसाइड हो गया कि क्या प्रोसीजर जो है वो रहेगा पार्टीशन का. अब उसको एग्जीक्यूट करना था. ठीक है, तो अब क्या प्लान बना. जिस समय पार्टीशन इंडिया का होना था, देयर वर 2 काइंड्स ऑफ प्रोविंसेस थे इंडिया में. एक तो आपका ब्रिटिश इंडिया कहलाता था इंडिया, तो सम प्रोविंसेस विच वर डायरेक्टली अंडर द कंट्रोल ऑफ ब्रिटिशर्स, और दूसरे थे आपके प्रिंसली स्टेट्स. तो इन दोनों के बारे में अलग स्ट्रैटेजी बनाई गई कि किस तरीके से हाउ दीज 2 रीजन्स वुड बी ट्रीटेड, किस तरीके से जो है उनका पार्टीशन किया जाएगा. तो जो ब्रिटिश इंडिया है उसके पार्टीशन के लिए क्या स्ट्रैटेजी प्लान की गई, ये आपका इस माउंटबेटन प्लान के अकॉर्डिंग क्या स्ट्रैटेजी, क्या प्रोविजन रखे गए थे इसमें. तो फर्स्ट था कि 15 अगस्त को 2 डोमिनियंस वुड बी क्रिएटेड, 2 स्टेट्स वुड बी क्रिएटेड. 2 कंट्री बनेंगे, 2 स्टेट बनेंगे. वो क्या होंगे, पहला होगा पाकिस्तान, दैट वुड बी क्रिएटेड फॉर, किसके लिए बनेगा, मुस्लिम्स के लिए. और दूसरा इंडिया, दैट वुड बी फॉर हिंदूज एंड अदर रिलीजन्स. ठीक है, ये डिसाइड हुआ, ये इसका प्रोविजन था. नेक्स्ट प्रोविजन था कि पार्टीशन वुड बी डन अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ रिलीजियस मेजॉरिटी, के प्रिंसिपल के बेसिस पर जो है वो पार्टीशन किया जाएगी कि कहाँ जिस रिलीजन की मेजॉरिटी जहाँ है वो रीजन उस पर्टिकुलर कंट्री को दे दिया जाएगा. नेक्स्ट आपका था इसका प्रोविजन कि मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया शुड बी गिवन टू पाकिस्तान को दे दिए जाए, एंड जो रेस्ट हिंदू मेजॉरिटी एरियाज हैं वो इंडिया में बने रहेंगे. अपार्ट फ्रॉम दैट, इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो डिसाइड की गई. इस प्लान के अकॉर्डिंग उस समय इंडिया में 2 बहुत बड़े स्टेट होते थे. पहला था आपका पंजाब और दूसरा था आपका बंगाल. ठीक है, तो इट हैड बीन डिसाइडेड, ये डिसाइड हुआ कि बंगाल और पंजाब 2 ऐसे स्टेट थे इंडिया के, 2 ऐसे रीजन थे जहाँ पर हिंदूज और मुस्लिम्स की जो पॉपुलेशन थी वो 50-50% थी. ठीक है, तो ये डिसाइड हुआ कि रिलीजियस मेजॉरिटी के प्रिंसिपल के बेसिस पर जिस रीजन में जिस पर्टिकुलर मेजॉरिटी की पॉपुलेशन है वो रीजन उस पर्टिकुलर कंट्री को दे दिया जाए. ठीक है, ये तो प्लान था आपका कि किस तरीके से ब्रिटिश इंडिया का पार्टीशन किया जाएगा. अब ये डिसाइड किया गया कि प्रिंसली स्टेट्स के बारे में जब पार्टीशन के समय क्या डिसीजन लिया जाएगा या क्या स्ट्रैटेजी जो है वो रखी जाएगी. तो जिस समय हमें इंडिपेंडेंट मिली उस समय इंडिया में कितने थे, 565 प्रिंसली स्टेट्स होते थे, एंड दे वर क्रिएटिंग 1/3 पार्ट ऑफ इंडिया का 1/3 पार्ट होती थी. ठीक है, तो अब ये 565 प्रिंसली स्टेट्स का क्या होगा, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम था. तो ब्रिटिशर्स ने कहा कि हमने ब्रिटिश इंडिया को तो इंडिपेंडेंस दे दी, अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम ये डिक्लेयर कर रहे हैं कि इन प्रिंसली स्टेट्स पर से हम ब्रिटिश पैरामाउंसी ख़त्म कर रहे हैं. तो ब्रिटिश पैरामाउंसी क्या है, आपके इन स्टेट्स में ये प्रिंस या आपके जो किंग है वो रूल तो करते थे, बट उनको एक्सटर्नल रिलेशन जो है वो डिसाइड करने का राइट नहीं था. सिक्योरिटी उनको ब्रिटिशर्स प्रोवाइड करते थे. ठीक है, तो उनको कुछ रिलैक्सेशन दिए गए थे. सो इट वाज कॉल्ड, इसे ब्रिटिश पैरामाउंसी कहते थे. उन्होंने कहा कि जो ब्रिटिश कंट्रोल था इनके ऊपर से वो हम हटा रहे हैं, वो ख़त्म हो गया है हमारी साइड से. दे आर नाउ इंडिपेंडेंट, ये इंडिपेंडेंट हो चुके हैं. और दूसरी चीज़ उन्होंने कही कि जो ये प्रिंसली स्टेट्स हैं दे वुड बी गिवन, उनको इंडिपेंडेंस दी जाएगी. किस चीज़ की, कि इफ़ दे वुड बी विलिंग, अगर वो चाहें तो वो इंडियन यूनियन में शामिल हो जाए. इफ़ दे वुड बी
बी विलिंग टू ज्वाइन, अगर पाकिस्तान में जाना चाहते हैं तो वहाँ जा सकते हैं, एंड अगर वो दोनों में से किसी के साथ भी ना जाना चाहें तो वो अपने आप को इंडिपेंडेंस रख सकते थे। तो ये जो प्लान ऑफ पार्टीशन है ये आपका माउंटबेटन जो है, माउंटबेटन प्लान या जो इंडिया का पार्टीशन प्लान था, इस तरीके से तैयार किया गया और इस प्लान के अकॉर्डिंग ही इंडिया का पार्टीशन किया गया। तो ये तो प्लान डिसाइड कर लिया गया कि भाई ये कर दिया जाएगा, बट जब इसे एग्जीक्यूट करने की बारी आई कि अब इसका एग्जीक्यूशन करना है, सो देयर वर अ लॉट ऑफ डिफिकल्टीज इन एग्जीक्यूशन ऑफ दिस प्लान। सो व्हाट वर दीज डिफिकल्टीज, दैट आई विल डिस्कस इन द नेक्स्ट पार्ट। एंड नाउ स्टूडेंट्स लेट्स डिस्कस व्हाट वर द प्रॉब्लम्स इन दिस प्लान ऑफ पार्टीशन में क्या कमियां थी। तो बेटा सबसे बड़ी कमी जो थी उसमें वो ये थी कि इसमें मुस्लिम मेजॉरिटी के जो एरियाज हैं वो क्लियरली डिलाइनेटेड, क्लियरली मार्क नहीं थे कि वो कौन से रीजन है जहाँ पर केवल मुस्लिम रहते हैं, तो वो कौन सा पर्टिकुलर रीजन होना चाहिए, कौन सा एरिया होना चाहिए जिसको कि पाकिस्तान को दे दिया जाए। तो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। दूसरा था कि कोई भी एक सिंगल बेल्ट ऐसी नहीं थी जहाँ पर मुस्लिम्स की मेजॉरिटी थी, ऐसी कोई जगह नहीं थी, ठीक है, कोई भी ऐसा एरिया नहीं था कि जहाँ पर केवल मुस्लिम्स रहते हों। तीसरी प्रॉब्लम थी इसमें कि इंडिया में उस समय दो ऐसे एरियाज थे जहाँ पर कि मुस्लिम्स की मेजॉरिटी थी। एक एरिया था आपका ईस्ट में जो आपका प्रेजेंट डे क्या है, बांग्लादेश है, और दूसरा था आपका वेस्ट में जो आपका पंजाब है, जो आधा पंजाब आपका कहाँ चला गया, पाकिस्तान में, और आधा का है इंडिया में। तो केवल ऐसे ही दो एरियाज थे जहाँ पर कि मुस्लिम्स की मेजॉरिटी थी, एक आपका ईस्ट और दूसरा आपका वेस्ट। और इन दोनों जोन्स को ज्वाइन करना बिल्कुल पॉसिबल नहीं था। कैसे, देखिए बेटा यहाँ पर देखिए, ये है आपका नॉर्थ, साउथ, आपका वेस्ट और आपका ईस्ट, ठीक है। अब एक एरिया यहाँ पर है आपका, एक एरिया यहाँ पर है आपका। आप बताइए इन दोनों एरियाज़ को आप कैसे ज्वाइन करेंगे, कैसे मर्ज करेंगे? अगर यहाँ पर गवर्नमेंट है तो वो यहाँ पर कैसे यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन देखेगी? अगर लोगों को यहाँ से यहाँ तक जाना है तो उनको क्या करना पड़ता? उनको यहाँ इंडियन बाउंड्री में से या इंडियन टेरिटोरी में से होकर जाना पड़ता। और क्या एक कंट्री दूसरी कंट्री को जाने के लिए पैसेज देगी? बिल्कुल नहीं देगी, और ना ऐसा पॉसिबल था और ना ऐसा किया गया। तो अब ये क्या करते? अब इनको यहाँ से क्या ये सी रूट से होते हुए जाते इस तरीके से? तो ये इस प्लान की एक बहुत ही बड़ी कमी थी कि इन दोनों जोन्स को मर्ज करना जो है वो बिल्कुल इम्पॉसिबल था। और इसलिए आपको मालूम है कि इसका रिजल्ट क्या हुआ कि आपकी जो गवर्नमेंट है वेस्ट पाकिस्तान की, वो ईस्ट पाकिस्तान के ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाई, और ईस्ट पाकिस्तान के जो लोग हैं वो भी प्रॉब्लम्स जो है वो रेज़ करते रहे, वो डिमांड रेज़ करते रहे कि दे आर डिस्क्रिमिनेशन उनके साथ किया जाता है, उनको कोई राइट्स नहीं मिल रहे हैं, उनको जो डेवलपमेंट प्रोसेस है उसमें उनको कोई पार्टिसिपेशन नहीं है उनका। और ग्रेजुअली इसी डिमांड के चलते हुए उन्होंने अपने लिए एक अलग स्टेट की डिमांड की, और फाइनली आपको पता है कि आपका जो बांग्लादेश है वो ये आपका जो ईस्ट वाला जो रीजन है वो अलग हो गया, और अब ये क्या कहलाता है? आपका बांग्लादेश कहलाता है। चलिए नेक्स्ट जो आपकी प्रॉब्लम थी, नेक्स्ट वो प्रॉब्लम थी आपकी ऑपोजिशन विद इन मुस्लिम एरियाज़। बहुत सारे मुस्लिम रीजन्स ऐसे भी थे जहाँ पर मुस्लिम्स पाकिस्तान में जाने के लिए तैयार नहीं थे, या दे वर नॉट रेडी फॉर द पार्टीशन के लिए वो बिल्कुल तैयार नहीं थे। यहाँ पर जो स्पेशल रेफरेंस आता है वो आता है NWFP, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, ठीक है। ये कहाँ पर है? ये जो आपका वेस्ट वाला रीजन है ये आपका है नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, ठीक है। और यहाँ पर जो लीडर थे वो कौन थे? खान अब्दुल गफ्फार खान। आपको मालूम है कि उनको पॉपुलरली क्या कहते हैं? फ्रंटियर गांधी कहते हैं। बेटा MCQs में क्वेश्चन आता है। एंड वाई ही इज कॉल्ड एज फ्रंटियर गांधी? इसलिए क्योंकि एक तो वो फ्रंटियर इंडिया, ये जो फ्रंटियर पार्ट है यहाँ से नेशनल मूवमेंट को लीड कर रहे थे। दूसरा ही वॉज एन आर्डेंट फॉलोअर ऑफ गांधी जी, दैट्स वाई ही वॉज पॉपुलरली कॉल्ड एज फ्रंटियर गांधी। तो जो आपके खान अब्दुल गफ्फार खान है, ही वॉज टोटली अगेंस्ट द पार्टीशन ऑफ इंडिया, के बिल्कुल अगेंस्ट थे। एंड ही वॉज ऑल्सो नॉट इन फेवर ऑफ कि जो आपका NWFP है उसको पाकिस्तान में मर्ज कर दिया जाए। तो आपके जो खान अब्दुल गफ्फार खान है उन्होंने अपनी एक एसोसिएशन बनाई थी, अपनी एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी जिसे कहते थे खुदाई खिदमतगार, ठीक है। जब ये डिक्लेयर हुआ कि इंडिया का पार्टीशन होगा और NWFP को पाकिस्तान में मर्ज कर दिया जाएगा, तो इस एसोसिएशन ने, इस ऑर्गेनाइजेशन ने एंड खान अब्दुल गफ्फार खान, दे रेज प्रोटेस्ट, दे वर टोटली अगेंस्ट इट, बट उनकी वॉइस को क्रश कर दिया गया। एंड एक रेफरेंडम कराया गया NWFP में उनकी मर्जी के अगेंस्ट, और फाइनली जो वोट्स हैं वो फेवर में आए पाकिस्तान में मर्ज होने के, और इस तरीके से NWFP को पाकिस्तान के साथ मर्ज कर दिया गया। देन आपका जो नेक्स्ट प्रॉब्लम था वो था बाइफर्केशन ऑफ सर्टेन प्रोविंसेस वर डिफिकल्ट। कुछ ऐसे प्रोविंस थे
जहाँ पर ये क्लियरली था ही नहीं, जैसे कि आपका पंजाब और बंगाल, वहाँ पर बहुत बड़े ऐसे एरियाज़ थे जहाँ पर नॉन मुस्लिम मेजॉरिटी रहती थी। तो अब आपने ये तो कह दिया कि भाई ईस्ट और वेस्ट को आप डिवाइड कर देंगे, लेकिन अब ये जो रीजन्स हैं आप इनको कैसे बाइफरकेट करेंगे जहाँ पर नॉन मुस्लिम्स रहते थे, ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम था। अब दूसरा इसमें था कि इन एरियाज़ को एक ही दिन में बाइफरकेट कर दें कि भाई 14 की अगस्त को आपको जो है वो 1947 को इंडिपेंडेंस मिल रही और 15 तक ये बाइफरकेट भी हो जाए एक दिन में, ऐसा करना पॉसिबल नहीं था। और यही रीज़न था कि जब इंडिपेंडेंस मिली तो 15 अगस्त 1947 की सुबह तक मोस्टली लोगों को ये मालूम ही नहीं था कि वेदर देवर इन इंडिया और पाकिस्तान कहाँ है, और इसीलिए बहुत बड़े स्केल पर कम्युनल किलिंग्स हुई। ठीक है, तो अब जो है ये क्वेश्चन आता है कि अगर इतना आसान नहीं था तो ये बाइफरकेशन जो है वो कैसे हुआ और किसने किया। बेटा दो इट इज़ नॉट द पार्ट ऑफ योर सिलेबस, बट फिर भी आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है। और कई बार MCQs में ये क्वेश्चन जो है वो पूछ लिया जाता है, क्योंकि एक लाइन जो है वो आपकी बुक में इस रेफरेंस में दी हुई है। तो ये जो बाइफरकेशन का टास्क है, ये बाइफरकेशन का टास्क दिया गया सर सिरिल रेडक्लिफ को। आपने नाम शायद सुना होगा, सर सिरिल रेडक्लिफ। या मैं आपको एक चीज़ याद दिला दूं कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो बॉर्डर लाइन है, जो बाउंड्री लाइन है, क्या नाम है उसका? रेडक्लिफ लाइन है। ठीक है, उसे रेडक्लिफ लाइन क्यों कहते हैं? इसलिए कहते हैं क्योंकि सर सिरिल रेडक्लिफ इन्होंने ही इस बाउंड्री को, ये बाइफरकेशन का काम, इस बाउंड्री लाइन को डिसाइड करने का काम उन्होंने ही किया था। इसीलिए इस लाइन को, जो लाइन ऑफ कंट्रोल है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, उसे कहते हैं रेडक्लिफ लाइन। तो सर सिरिल रेडक्लिफ जो है वो इंडिया पहुंचते हैं 8 जुलाई को। बेटा जो मैंने ये कलरफुल आपके लिए इन्फॉर्मेशन लिखी है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, MCQs में पूछी जा सकती है, तो आप जो है इन चीज़ों को मार्क ज़रूर कर लें साथ साथ। तो 8 जुलाई 1947 को सर सिरिल रेडक्लिफ जो है वो इंडिया पहुंचते हैं एंड ही हैड बीन गिवन द टास्क कि आपको ये बाउंड्री लाइन जो है वो डिसाइड करनी है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। तो इस तरीके से हमें उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये स्टेप लिया, उन्होंने ये डिसाइड किया कि भाई ये डिसाइड करने के लिए 2 बाउंड्री लाइंस जो हैं वो बनाई जाएंगी। ठीक है, क्योंकि एक बाउंड्री लाइन डिसाइड करनी है किसमें, ये वेस्ट में, और दूसरी डिसाइड करनी है ईस्ट में। तो यहाँ पर 2 बाउंड्री कमीशंस जो हैं वो बनाए गए। ठीक है, अब इसका काम था कि बाउंड्री लाइन डिसाइड करना, और इस बाउंड्री लाइन को डिसाइड करने के लिए उन्हें ही हैड बीन गिवन ओनली 5 वीक्स, 5 हफ्ते केवल उन्हें दिए गए थे। और 5 हफ्ते के उन्होंने अंदर जो है क्या कर दिया, उन्होंने ये पार्टीशन और ये बाउंड्री लाइन को डिसाइड कर दिया। 15 अगस्त तक जो है ये बाउंड्री लाइन को डिसाइड करने का काम वो कर चुके थे। ठीक है, इसीलिए अभी मैंने आपको याद भी दिला दिया, आप याद रखें कि जो इंडिया की बाउंड्री लाइन है, इंडिया पाकिस्तान की बीच जो बाउंड्री लाइन है, उसे क्या कहते हैं, रेडक्लिफ लाइन, इसीलिए उसे इस नाम से बुलाते हैं। जो नेक्स्ट प्रॉब्लम था इस प्लान ऑफ पार्टीशन में, वो था आपका प्रॉब्लम ऑफ माइनॉरिटीज़। ठीक है, अब देखिए पार्टीशन डिसाइड हो गया। अब जो एरियाज़ पाकिस्तान में गए हैं उसमें बहुत सारा ऐसा एरिया भी था जहाँ पर कि आपके नॉन मुस्लिम रहते थे। ठीक है, अब ये जो नॉन मुस्लिम है कौन है, ये आपके हिंदू हैं, सिख हैं, जैन हैं, जो भी हैं, ये पाकिस्तान में क्या थे, माइनॉरिटी पीपल थे, और इंडिया में जो आपके मुस्लिम हैं वो माइनॉरिटी पीपल थे। तो ये जो माइनॉरिटी के लोग हैं, दे हैड बिकम द विक्टिम ऑफ दिस पार्टीशन का, के सबसे बड़े शिकार जो हैं, भुक्तभोगी जो हैं, वही बने, क्योंकि उन्हें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स जो है वो पार्टीशन के समय फेस करने पड़े। ठीक है, एक तो क्या उनको वायलेंट अटैक्स फेस करने पड़े कि वो माइनॉरिटी में होने के नाते मेजॉरिटी के लोगों ने उन पर अटैक कर दिया, उनके अगेंस्ट वायलेंट एक्टिविटीज़ की, हॉस्टिलिटीज़ की। ठीक है, दूसरा उन सबको, उन लोगों को, उनके जो बरसों से वहाँ रहते आ रहे थे, उनकी जो प्रॉपर्टी, जो घर, वॉटेवर दे हैड, जो भी था, वो सब छोड़कर उनको वहाँ से भागना पड़ा। हालांकि दोनों ही कंट्रीज़ के लीडर, चाहे वो जवाहरलाल नेहरू हो, चाहे वो मोहम्मद अली जिन्ना हो, इवन मोहम्मद अली जिन्ना ने पहले तो पाकिस्तान की डिमांड कर ली थी, लेकिन उसके बाद उनकी जो अप्रोच है वो थोड़ी सेक्युलर हो गई थी। उन्होंने क्या कहा कि जो हमारी प्रायोरिटी है वो माइनॉरिटीज़ हैं। दोनों ही कंट्रीज़ के जो लीडर्स थे, दे वर अग्रीड ऑन दिस थिंग कि जो फर्स्ट प्रायोरिटी है दैट इज़ ऑफ किसको दी जाएगी, माइनॉरिटीज़ को दी जाएगी, एंड फर्स्ट ड्यूटी है कि माइनॉरिटीज शुड बी प्रोटेक्टेड, माइनॉरिटीज़ को प्रोटेक्ट किया जाए। या तो इफ़ जिन्ना ने भी कहा कि अगर माइनॉरिटीज़ के लोग यहाँ रहना चाहते हैं तो रह सकते हैं। ठीक है, और इंडिया में तो जवाहरलाल नेहरू ने कहा है कि हम एक सेक्युलर कंट्री हैं, तो जो भी यहाँ रहना चाहते हैं वो रह सकते हैं, हम उन्हें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेंगे। और साथ ही साथ ये भी कहा
कि दोज हु आर विलिंग टू गो, जो जाना चाहते हैं उनको सेफ पैसेज दिया जाए, उनको शांति से जाने दिया जाए। तो ये सब कहा गया, बट एक्चुअली लोगों ने इस चीज़ को फॉलो नहीं किया। जो आपके माइनॉरिटी के लोग थे, सबसे ज़्यादा वॉयलेंस उनके अगेंस्ट किया गया। उन्होंने बचकर भागने की भी कोशिश की, बट उसके बाद भी वो इस वॉयलेंस का शिकार हुए। तो ये जो है, ये सारी इस पार्टीशन का जो आपका प्लान तैयार किया गया, ये सारी उसकी कमियां थी। एंड नाउ अब मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी कि इस पार्टीशन के कॉन्सिक्वेंसेस क्या हुए। एंड नाउ लेट्स डिस्कस द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द पार्टीशन। बेटा, इस पार्टीशन के कॉन्सिक्वेंसेस को डिस्क्राइब कर पाना, एक्सप्लेन कर पाना इज़ नॉट पॉसिबल। अगर आप सच में उन लोगों से मिलें जिन लोगों ने इस पार्टीशन को फेस किया है, दे वुड बी एबल टू टेल यू द क्लियर पिक्चर कि क्या उस समय की सिचुएशन रही, क्या क्या प्रॉब्लम्स उन लोगों ने फेस करी थी। तो हियर आई एम इन शॉर्ट गोइंग टू डिस्कस विद यू सम ऑफ द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ दिस पार्टीशन। पहला था, पीपल हैड टू लेफ्ट देयर, लोगों को अपने जो एंसेस्ट्रल हाउसेज हैं, जहाँ उनके पुरखे, उनके पूर्वज इतने सालों से रहते हुए आए थे, उन्हें अपना सब कुछ, अपने घर जो है वो छोड़कर चले आना पड़ा, या यहाँ से जाना पड़ा, या वहाँ से यहाँ आना पड़ा। दूसरा, दिस इज बीइंग सेड कि 8 लाख जो लोग हैं, दे माइग्रेटेड, उनका माइग्रेशन हुआ। और ऐसे कहते हैं कि 1.5 मिलियन हिंदूज और सिख हैं, दे लेफ्ट पाकिस्तान, एंड अराउंड 6 मिलियन मुस्लिम्स जो हैं वो इंडिया छोड़कर पाकिस्तान गए। दे वो लार्ज कम्युनल किलिंग्स, बिल्कुल एक दूसरे के दुश्मन हो चुके थे। कम्युनल किलिंग्स एक बहुत ही आम चीज़ हो चुकी थी। कहीं से भी वॉयलेंस की जो ऐसी कोई जगह नहीं थी जहाँ से वॉयलेंस की खबरें नहीं आ रही हों, जबकि पार्टीशन के प्लान को एक्सेप्ट कर लिया। कभी नहीं सोचा था नेशनल लीडर्स ने कि पार्टीशन के प्लान को एक्सेप्ट करने के बाद, पार्टीशन होने के बाद इस तरह का कम्युनल वॉयलेंस होगा, क्योंकि उन्होंने तो इस कम्युनल वॉयलेंस को रोकने के लिए ही पार्टीशन की डिमांड को एक्सेप्ट किया था। तो इस कम्युनल वॉयलेंस में बहुत सारे लोग हैं जो वो मारे गए। दिस इज बीइंग सेड कि 5 से लेकर 10 लाख लोग थे जो इस पार्टीशन के प्रोसेस में इस कम्युनल वायलेंस का शिकार हुए। एक है आपका जो कंट्री है, उस समय आपका कंट्री वो कम्युनल जोन्स में डिवाइड हो चुका था। देयर वर सर्टेन रीजन्स जो बहुत ही खुलेआम, जहाँ पर कम्युनल किलिंग्स हो रही थी, जिसमें आपका अमृतसर आता है, आपका कोलकाता आता है, आपका दिल्ली का नाम इसी में आता है, आपका लाहौर, आपका यूपी, ऐसी वेस्टर्न यूपी ऐसी जगह थी जहाँ पर बहुत बड़े लेवल पर जो है वो ये कम्युनल जोन्स बन चुके थे और लोगों को कम्युनल राइट्स में जो है वो मार दिया गया। एक आपका पीपल हैड टू लीव देयर एवरीथिंग, वॉट एवर प्रॉपर्टी, घर जो भी है उनके पास, सब कुछ छोड़कर उन्हें एक बिल्कुल नई जगह पर जो उन्होंने कभी नहीं देखी थी, उस जगह पर उन्हें जाने के लिए मजबूर होना पड़ा। एंड यहाँ आने के बाद जैसे कि आपको मालूम है कि दिल्ली में बहुत बड़ा रेफ्यूज़ी कैंप लगा था, बहुत सारे लोग यहाँ आए थे। और यहाँ वो लोग जो कभी बिजनेस क्लास के लोग होते थे, जिनके इतने बड़े घर थे, जिनके बैंगलो थे, उनको वो सब कुछ छोड़कर यहाँ आना पड़ा, गरीबी में अपने दिन बताने पड़े। एंड दे हैड टू स्टार्ट, उन्होंने रेडियाँ लगाई, ठीक है, तो हर तरह का काम किया उन्होंने यहाँ पर आकर सर्वाइव करने के लिए। सो वट एवर दे हैड विद अ सिंगल स्क्रैच, दे हैड टू स्टार्ट देयर लाइफ अगेन, दोबारा अपनी लाइफ को शुरू करना पड़ा। और इस पार्टीशन का जो है वो सबसे बड़ा जो शिकार, जो वैक्टिम बनी, वो कौन थी? फीमेल्स दे हैड बीन अबडक्टेड, दे हैड बीन रेप्ड, ठीक है। और इसके अलावा उनको फोर्स किया गया उनका रिलीजन चेंज करने के लिए, अबडक्टर से उन्हें शादी करने के लिए उसका रिलीजन चेंज करें, और उससे शादी करने के लिए उन्हें मजबूर किया गया। और इस समय पर आप आज एक चीज़ सुनते हैं, ऑनर किलिंग, है ना। ये ऑनर किलिंग उस समय, जिस समय हम पार्टीशन की बात करें, तो बहुत सारी फैमिलीज़ ने किया अपनी घर की जो फीमेल्स हैं उनके ऑनर को बचाने के लिए हैड पॉइजन दैम, उनको जहर दे दिया। जो भी उनके घर में औरतें थीं, जो भी महिलाएं थीं, उनको जहर दे दिया ताकि उनके ऑनर को वो डिफेंड कर सके, उनके ऑनर को वो बचा सके। देन जो फैमिली मेम्बर्स हैं, दे किल द वुमेन। अभी मैंने आपके साथ ये डिस्कस किया कि ऑनर किलिंग के लिए अपने घर की जो भी फीमेल्स थी उन सबको मार दिया। तो ये जो पार्टीशन हुआ इंडिया का, ये पार्टीशन वाज नॉट ओनली द पार्टीशन ऑफ रिसोर्सेज का पार्टीशन नहीं था कि आपके जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज है उनका पार्टीशन हुआ, यही नहीं था, ठीक है। इस पार्टीशन में हर एक छोटी से छोटी चीज़, आपकी किताबें, आपकी टेबल, कुर्सी, टाइपराइटर, यहाँ तक कि जो आपके म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनका भी बंटवारा हुआ। एंड द एम्प्लॉयज़ ऑफ रेलवेज़ और गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉयज़ हैं उनका भी बंटवारा हुआ। तो इस तरह का जो है वो हमारा पार्टीशन था। जो पार्टीशन है उसे कहते हैं कि पार्टीशन वाज नॉट द पार्टीशन ऑफ रिसोर्सेज का नहीं था, पार्टीशन वाज ऑफ आपके जो दिल हैं, आपके जो हार्ट्स हैं, आपकी सोल का जो है ये एक बंटवारा था।
तो इतने सारे जो कॉन्सिक्वेंसेज है हमें पार्टीशन के फेस करने पड़े, जिनको रियली एक्सप्रेस कर पाना बहुत ही मुश्किल है। इफ़ यू विल गेट एन अपॉर्चुनिटी, मैं आपको एक सजेशन दूंगी बच्चों की, अगर आपको कभी मौका मिलता है किसी ऐसे पर्सन से कॉन्टैक्ट करिए। देखिए जैसे आपका दिल्ली का जो रीजन है, यहाँ पर बहुत बड़े आपको अभी भी आप देखिए बहुत सारे ऐसे लोग मिल जाएंगे जो रेफ्यूज़ी हैं, ठीक है, अगर आप सर्च करेंगे तो अगर आपको कभी इनके साथ को इंटरव्यू, आप इनके साथ कभी कोई आपको बात करने का मौका मिले तो क्या एक्चुअल सिचुएशन रही होगी, ये लोग आपको ज़्यादा जो क्लियर पिक्चर है वो बता पाएंगे। इसके अलावा एक मूवी आई थी काफ़ी समय पहले, गदर, ठीक है, जिसमें मेरे ख्याल से सनी देओल है, और उस मूवी में जो सीन दिखाया है पार्टीशन के समय के जो कॉन्सिक्वेंसेस है, उसका एकदम रियल पिक्चर जो है उसको दिखाया गया है। और ऐसे ही मैंने भी आपको बताया था कि ट्रेन टू पाकिस्तान, जो कि खुशवंत सिंह की जो एक नॉवल है, अगर आप उसको पढ़ेंगे तो भी आपको एक्चुअली पता चलेगा कि जो पार्टीशन हुआ था, इस पार्टीशन का एक्चुअली क्या रिजल्ट था, क्या कॉन्सिक्वेंसेस एक्चुअली थे, तब आपको इसके बारे में पता चलेगा। सो स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप कि आज जो मैंने आपको टॉपिक एक्सप्लेन किया है वो आपको अच्छे से समझ आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ डू like and subscribe this channel, and please don't forget to write your comments.